हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जीएसटीआर वन की स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा डैशबोर्ड पे चलते हैं। मैं अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको आपके रिटर्न्स की समरी दिख जाती है, आपने कौन से फाइल किए हैं, कौन से अभी पेंडिंग है। आपको यहाँ पे अभी दो कलर्स दिख रहे होंगे। ग्रीन में दिख रहे हैं जो मैंने रिटर्न फाइल कर चुका हूँ, ऑरेंज में दिख रहे हैं जो फाइल करने हैं, जिनकी ड्यू डेट अभी क्रॉस नहीं हुई है। अगर यहाँ पे ऐसा कोई रिटर्न है जो मैंने फाइल नहीं किया है और उसकी ड्यू डेट क्रॉस हो चुकी है, तो उस कंडीशन में इसका कलर यहाँ पे रेड हो जाता है। अभी हम चलते हैं रिटर्न डैशबोर्ड की तरफ। तो रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप एक तो यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करके चले जाइए, और दूसरा आप यहाँ से सर्विसेज के अंदर रिटर्न के ऊपर क्लिक करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे चले जाइएगा। आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो दोनों जगह से क्लिक करने के बाद आपको सेम ही विंडो पे रिडायरेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आने के बाद आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना, कौन से फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसके बाद उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कौन सा आपका क्वार्टर है जिसकी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो मेरे केस में मैं फर्स्ट क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। उसके बाद उस क्वार्टर के अंदर आपका कौन सा मंथ है जिसकी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जून का कर लिया क्योंकि मेरे को जून की रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी टेबल शो हो जाती हैं। जीएसटीआर वन की जो ड्यू डेट होती है वो 11 होती है, और जीएसटीआर थ्री वी की 20 होती है। नॉर्मल केस में अगर आप क्यूआरएमपी हैं तो उस केस में आपकी जो डेट्स हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। अभी हम देखने वाले हैं जीएसटीआर वन को डिटेल में कैसे हम फाइल करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप अपनी रिटर्न खुद से फाइल कर सकते हैं, वेदर यू आर अ फ्रीलांसर, टैक्स कंसल्टेंट, और आपको एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। जीएसटीआर वन को फाइल करने के दो तरीके होते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आज हम इस वीडियो में ऑनलाइन देखने वाले कि हम ऑनलाइन तरीके से कैसे रिटर्न को फाइल करते हैं। तो मैं ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखता है वो दिखता है फाइल नील जीएसटीआर वन। ये आपको कब सेलेक्ट करना है, जब आपने ड्यूरिंग द मंथ कोई भी सेल्स नहीं की है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए कुछ भी करने के लिए नहीं रहता है। आप सिंपली यहाँ पे आएंगे फाइल द स्टेटमेंट पे, और ओटीपी डाल के आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट हम इस वीडियो में नील रिटर्न फाइल करना नहीं देख रहे हैं। और अगर आपको नील रिटर्न फाइल करनी है तो मैंने आपको बता दिया कि कितना सिंपल है। जस्ट यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है और ओटीपी डाल के आप अपनी फाइल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमको कितनी सारी टेबल्स दिख रही है। हम इन सारी टेबल्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अभी हमने देखा कि नील रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। मैं इसको हाइड कर देता हूँ इन टेबल्स को थोड़ी देर के लिए। अभी आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला, अगर आपको नील रिटर्न फाइल करनी है। दूसरा, ऐड रिकॉर्ड्स। तीसरा, अमेंड रिकॉर्ड्स। अमेंड रिकॉर्ड्स कब होता है, जब आपको कोई करेक्शन करना हो, जब आपने कोई एरर किया हो प्रीवियस मंथ में, उसको आप यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं ऐड रिकॉर्ड्स पे। ऐड रिकॉर्ड्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हम दो टर्मिनोलॉजी समझते हैं। वी टू बी वो सेल्स होती हैं जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है और मैं किसी दूसरे पर्सन को सेल्स करता हूँ या एंटिटी को सेल्स करता हूँ जो जीएसटीएन होल्ड करते हैं। बी टू सी वो सप्लाईज होती है जहाँ पे हमने किसी ऐसे पर्सन को सप्लाई किया होता है जिसके पास जीएसटीएन नहीं होता है, जीएसटी के अंदर खुद को रजिस्टर नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेबल नंबर 4 को। टेबल नंबर 4 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड्स पे जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिखता है, डीम्ड एक्सपोर्ट। शायद कुछ ही लोगों को ये पता होगा कि यहाँ पे ये ऑप्शन क्यों है, किस कंडीशन में यूज़ होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डीम्ड एक्सपोर्ट वो होते हैं जो इंडिया के अंदर ही सप्लाई होता है गुड्स, बट वो ट्रीट किया जाता है एज एक्सपोर्ट, उसको बोलते हैं हम डीम्ड एक्सपोर्ट।
ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर, तो मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, एसईजेड सप्लाई विद द पेमेंट, एसईजेड सप्लाइज विदाउट द पेमेंट। एसईजेड सप्लाइज विद द पेमेंट क्या होता है? जब आप सप्लाई करते हो और उसके ऊपर आप पेमेंट करते हो गवर्नमेंट को और लेटर ऑन आप उसको क्लेम कर लेते हो। लेकिन एसईजेड सप्लाई विदाउट द पेमेंट में क्या होता है? आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करते हो। यहाँ पे आप एक एलयूटी फर्निश करते हो और एलयूटी मीन्स लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, वहाँ पे आपको टैक्स पे नहीं करना होता है। सो बेसिकली जो तीनों ऑप्शन है ऊपर के, वो आपके कंसर्न्ड है एक्सपोर्ट से। नेक्स्ट आता है हमारा सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, उनको पता ही नहीं होता किस कंडीशन में हमको ये चेक करना होता है, किस कंडीशन में हमको ये चेक नहीं करना होता है। बेसिकली ये उन लोगों पे एप्लीकेबल होता है जो लीगल सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं, जो लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, तो उस कंडीशन में ये एप्लीकेबल होता है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उस कंडीशन में जो मेरी टैक्स की लायबिलिटी है, वो मेरे पे नहीं आती है, जो उसका रिसिपिएंट होता है, उसको वो टैक्स बियर करना होता है। अभी यहाँ पे आपको इस पे टैक्स नहीं पे करना, जो आपका रिसिपिएंट है, उसको टैक्स पे करना है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मैं यहाँ पे क्लाइंट का जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लाइंट का जीएसटी नंबर डाला, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन ऐड हुआ, ऐड टू मास्टर। इस पे क्लिक करने से आपको एक विंडो ओपन होगी और इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास ढेर सारे कस्टमर्स हैं जिनके आपके जीएसटी नंबर याद नहीं रहते, और यानी वेरी प्रैक्टिकल कि आपको इतना लंबा जीएसटी नंबर याद नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो मास्टर्स में, कि जब भी आपके पास ये नेक्स्ट क्लाइंट आए तो आप उसके नाम से उसको सर्च करो, तो वो क्लाइंट आपका वहाँ पे फ़िल्टर हो जाए। तो मैं इस क्लाइंट को सेव कर देता हूँ सनराइज़ के नाम से। और अभी फिर से मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से हटाया, अभी मेरे को याद नहीं है क्लाइंट का जीएसटी नंबर, बट मेरे को याद है कि मैंने उसको मास्टर में ऐड किया था। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सनराइज़। तो जैसे मैंने यहाँ पे सनराइज़ पे क्लिक किया, उसका जीएसटी नंबर, उसका नाम, वो यहाँ पे मेरे को विजिबल हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर डालना है। उसके बाद इनवॉइस की क्या डेट है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अभी यहाँ पे आपको इनवॉइस की टोटल वैल्यू जो है, जो विद जीएसटी है, वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। नेक्स्ट आपका आता है प्लेस ऑफ सप्लाई, जो आपका सप्लाई हुआ है वो कौन से स्टेट में हुआ है, लेकिन वो जीएसटी नंबर के बेस पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट आपका है सप्लाई टाइप। यहाँ पे आपको शो हो रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है कि जो आप विद इन द स्टेट सप्लाई करते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ हमारे क्लाइंट के केस का। जो हमारा क्लाइंट है वो यूपी बेस है और उसने यूपी में ही किसी पर्सन को सप्लाई किया है, तो उस केस में उसका जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट सप्लाई है। अगर यही सप्लाई में किसी और स्टेट में करता तो यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई हो जाता है। यहाँ पे सोर्स आईआर एंड डेट, ये उस कंडीशन में अप्लाई होता है जब आपके लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिखता है टैक्सेबल वैल्यू, तो हमको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। जैसे ही आप यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वो सिलेक्ट कर लेगा कि सीजीएसटी है, एसजीएसटी है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्टेट चेंज कर देता हूँ, कोई और स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आ गया, यानी कि यहाँ पे आपको एसजीएसटी पे करना है। और अगर मैं सेम स्टेट में सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना होता है। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। 257974 ये इनवॉइस का टैक्सेबल वैल्यू है। उसके बेस पे आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको, तो अभी ये जो टैक्स है ये मेरे को पे नहीं करना है। ये किसको पे करना है? जो रिसिपिएंट है इस सर्विस का, वो पे करेगा। अभी हम इसको विद एग्जांपल आगे से देखेंगे कैसे हमें इसको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद
आप सेव करने के बाद आपका अगर कोई नेक्स्ट इनवॉइस है तो आप यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। अगर आपके पास कोई और जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल के दूसरा इनवॉइस भी ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में एक इनवॉइस था, जस्ट एग्जांपल के लिए इट्स इनफ। अगर आपको चेक करना है कि आपने जो इनवॉइस डाला वो सही डाला कि नहीं डाला, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप फिर से जाके देख सकते हैं आपका टोटल इन्वेस्ट वैल्यू क्या था, टैक्सेबल वैल्यू क्या था, और उसके ऊपर टैक्स जो कैलकुलेट हुआ कि वो सही है कि नहीं है, आप इनवॉइस के साथ चेक कर सकते हैं। बैक आ जाते हैं अभी हम। तो हमारा जो टेबल नंबर 4 है वो क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम टेबल नंबर 5 पे। इसके अंदर एंटर करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं इस टेबल में कौन सी ट्रांजैक्शन है जो जाएंगी। टेबल नंबर 5 के अंदर हमारी वो सेल्स जाएंगी जो हमारी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। जिसमें से हमारी पहली कंडीशन है कि जो इनवॉइस की वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि जिस पर्सन को वो सप्लाई हुई है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। थर्ड आता है कि जो जिस पर्सन को सप्लाई की है वो किसी दूसरी स्टेट का होना चाहिए। बेसिकली कि जो सप्लाई हुई है वो इंटर स्टेट होनी चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए उसका अमाउंट, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं तब वो डिटेल्स आप टेबल नंबर 5B2C लार्ज के अंदर आप फिल करेंगे। तो देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर एड रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे स्टेट, जिस भी स्टेट में आपने सप्लाई की है। फॉर एग्जांपल मैं बिहार को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। इनवॉइस का नंबर दे देंगे आप यहाँ पे, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है। यहाँ पे इनवॉइस की डेट दे देंगे। ये कोई रियल डेटा नहीं है जो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ इस टेबल के अंदर। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरा जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है वो 1.5 लाख है, और जो मेरा टैक्सेबल वैल्यू है, यहाँ पे आप देखेंगे ढेर सारी टैक्स कैटेगरीज हैं। आपका प्रोडक्ट हो सकता है वो 5% वाला हो, 12% वाला हो, 28% वाला हो, बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो 18% वाला है। तो अभी 1.5 लाख का जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू होगा वो होगा 127,119। आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो वो 1.5 लाख के हमारे बराबर होना चाहिए। आप इसको सेव कर देंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमको, अभी आप बोलोगे यहाँ पे कि मैंने तो अभी बोला कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ जाएगी वो 2.5 लाख से ऊपर जाएगी, बट मैंने जो ऊपर वैल्यू डाली है वो 1.5 लाख डाली है। लेट्स सी कि हमको क्या नोटिफाई करता है। अगर आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ऊपर आइए, यहाँ पे देखेंगे आप इनवॉइस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2.5 लाख। अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जो इनवॉइस वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज़्यादा डालता हूँ, 2,50,500। और जो मेरी टैक्सेबल वैल्यू होगी इस कंडीशन में वो होना चाहिए ना 2,12,288। और अभी मैं इसको सेव करता हूँ। देखा कि अभी हमारा इनवॉइस सेव हो चुका। अगर मैं यहाँ पे बैक आके देखूंगा, अभी मैं बाहर आता हूँ, हमारा इनवॉइस यहाँ पे दिख जाएगा हमको, जो अभी हमने यहाँ पे डिटेल डाली है। आपको यहाँ पे ये टेबल क्लियर हो गई कि यहाँ पे वही इनवॉइस जाएंगे जो 2.5 लाख से ऊपर है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स हुए हैं, जो कि किसी दूसरी स्टेट में सेल्स हुए। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाली थी। तो ये टेबल आपको क्लियर हो गई। अगर आप 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, पहला अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स हुआ है, दूसरा उस इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तीसरा कि वो इंटर स्टेट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। अगर आपका बिजनेस जो एक्सपोर्ट में है तो आप वो जो भी आपकी यहाँ पे एक्सपोर्ट की इनवॉइसेस है वो आप एक्सपोर्ट इनवॉइसेस यहाँ पे डाल देंगे। आपका जो भी इनवॉइस नंबर है यहाँ पे 005 में यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो यहाँ पे डाल देंगे। इनवॉइस डेट, जो भी आपका पोर्ट कोड है वो यहाँ पे डाल देंगे। आपका जो शिपिंग बिल है उसका नंबर है आप यहाँ पे डाल देंगे। टोटल जो वैल्यू है शिपिंग बिल की वो आप यहाँ पे डालेंगे। या आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं जो कि हमने देखे थे, SEZ विद पेमेंट, SEZ विदाउट पेमेंट। तो आपको यहाँ पे सिमिलरली 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं विद टैक्स, और जब एक्सपोर्ट करते हैं आप विद LUT। जब आप LUT के साथ करते हैं तो आपको यहाँ पे विदाउट टैक्स पेमेंट करना होता है, और जब आप विद टैक्स कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, विद टैक्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी आपकी इनवॉइस है वो आप यहाँ पे डाल देंगे और सेव कर देंगे। मेरे केस में यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट की इनवॉइसेस नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा टेबल नंबर 7 B2C अदर्स। अभी इसको समझने के लिए मैं यहाँ टेबल के ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो यहाँ पे हमको एक मैसेज पॉपअप होता है, टैक्सेबल सप्लाईज नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स to unregistered person other than supplies covered under टेबल नंबर 5। तो ऐसी जो भी सप्लाईज हैं जो कि टेबल नंबर हमारी 5 में कवर नहीं हुई हैं वो सारी हमारी इधर आ जाएगी। इस टेबल के अंदर जो हम जो डेटा फिल करते हैं वो बाय इनवॉइस नहीं करते हैं,
वो टोटल वैल्यू जाती है आपकी, जो भी सेल्स की वैल्यू है, कौन से स्टेट में हुई है, कौन सा टैक्स रेट लगा है उस पे और उसका टोटल वैल्यू क्या है। अगर आपका मंथ में कोई क्रेडिट नोट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल्स की 10 लाख की और उसमें से 1 लाख का आपका क्रेडिट नोट आ गया, तो आपकी जो नेट सेल्स बचती है, वो बचती है 9 लाख की। तो आप यहाँ पे 9 लाख नेट सेल्स आप अपनी रिपोर्ट करेंगे, कौन से स्टेट में किया है वो और कौन से टैक्स रेट से किया है। तो इस पे क्लिक करके हम देख लेते हैं कि इसके अंदर भी कैसे रिपोर्ट करना होता है हमें। तो यहाँ पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट कर लेंगे। अगेन आई विल सेलेक्ट बिहार हियर। मेरी जो टैक्सेबल सप्लाई मान लेता हूँ 1.5 लाख की है। 1.5 लाख के ऊपर जो मेरा टैक्स रेट है, यहाँ पे आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना होता है, 18% है। तो 18% के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैक्स सेलेक्ट कर लेगा। और अगर यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने टैक्स का बाइफर्केशन दे दिया है हमको। IGST से उसने CGST और SGST में सेपरेट कर दिया है और यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे, बट मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा टेबल नंबर 8। यहाँ पे आपको वो सप्लाईज शो करनी होती है जो भी आपकी रिलेटेड है, एग्जेम्प्टेड है और नॉन GST सप्लाईज है। यहाँ पे उसको फर्निश करने के लिए आपके पास 2 कैटेगरी होती है। यहाँ पे आपको अगेन इनवॉइस और इनवॉइस डिटेल नहीं फर्निश करनी है, यहाँ पे आपको बाइफर्केशन देना है। पहला बाइफर्केशन क्या है हमारा, इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। जो भी आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स किया है उसमें से नील रेटेड सप्लाई कितना था, एग्जाम्प्टेड सप्लाई कितना था और नॉन GST सप्लाईज कितना था। सिमिलरली यहाँ पे जो इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था, जो रजिस्टर्ड को हुआ है, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड को हुआ है। यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है अनरजिस्टर्ड पर्सन की। यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके, यहाँ पे इंटर स्टेट, पहले दोनों हैं आपके इंटर स्टेट, दूसरे आपके आते हैं इंटर स्टेट। तो आपकी जो भी सप्लाईज है आप वो यहाँ पे फिल करके आप इसको सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ से बैक करता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। मैं जस्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे फिल करनी है। नेक्स्ट आता है आपका टेबल नंबर 9B। अभी जो आपको यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट के आपको यहाँ पे 2 टेबल दिख रहे हैं, ये भी टेबल नंबर 9B है, ये भी टेबल नंबर 9B है। तो यहाँ पे टेबल नंबर 9B रजिस्टर्ड वाली जो है, यहाँ पे आपके कौन से डेबिट नोट क्रेडिट नोट आएंगे, यहाँ पे वो क्रेडिट नोट डेबिट नोट आएंगे जो आपने सप्लाई की है टेबल नंबर 4 के अंदर। अगर उसके रिलेटेड कोई आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट है तो वो आपको इसके अंदर डिक्लेयर करना है। क्लिक करके देख लेते हैं। और अगर यहाँ पे भी इनवॉइस और इनवॉइस डिटेल फर्निश करनी होती है। आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे सेम इंटरफेस मिल जाएगा जैसे टेबल नंबर आपको 4 में मिला था। आप यहाँ पे क्लाइंट का रजिस्टर नंबर फिल कर देंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर जो भी आपके केस में है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, उस डेबिट या क्रेडिट नोट की जो भी डेट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट फिल कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ नोट्स। यहाँ पे आपको बताना होता है कि ये जो आप ट्रांजेक्शन दिखा रहे हो यहाँ पे वो डेबिट नोट है क्रेडिट नोट है। आपने जो यहाँ पे नंबर डाला है वो डेबिट नोट का है क्रेडिट नोट का है, उस क्रेडिट नोट की वैल्यू कितनी है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था, वो आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेंगे। अगेन ये जो लास्ट लाइन है हमारी ये इनवॉइसेस वालों के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी इन्फॉर्मेशन पॉपअप हो जाती है। मैं यहाँ से बैक करके आ जाता हूँ। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट टेबल नंबर 9B में। यहाँ पे जो क्रेडिट और डेबिट नोट हैं वो जाते हैं आपके अनरजिस्टर्ड के। अगेन यहाँ पे आपको इनवॉइस बाय इनवॉइस डिटेल फर्निश करनी होती है। यहाँ पे भी हमारी B2C सप्लाई है और यहाँ पे हमारी B2C सप्लाई है। तो अभी इन दोनों टेबल्स में से कौन सी टेबल का डेटा हमको यहाँ पे फिल करना है, टेबल नंबर 9B अनरजिस्टर्ड के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, ध्यान से समझिएगा कौन सी टेबल का डेटा कहाँ पे फिल होता है, क्योंकि अगर आप रेस्पेक्टिव टेबल का डेटा रेस्पेक्टिव टेबल में फिल नहीं करते हैं तो चांसेस हैं आपको नोटिस आ सकते हैं। तो अवॉइड करिएगा एरर करना। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो अपने टैक्स कंसल्टेंट को कंसल्ट करिएगा, या फिर आप चाहते हैं कि हमें कांटेक्ट करना तो आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि टेबल नंबर 9B अनरजिस्टर्ड के अंदर जो जाएगा डेटा वो जाएगा टेबल नंबर 5 का। अभी आप बोलोगे कि इसका क्यों नहीं जाएगा, इसका इसलिए नहीं जाएगा, जब आपने इसमें इंफॉर्मेशन फिल की थी, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपके अगर क्लाइंट का सेल्स है 10 लाख का और 1 लाख का क्रेडिट नोट है वहाँ पे, तो आपने यहाँ पे सेल्स शो की थी, वो की थी कितनी, 9 लाख। यानी कि डेबिट और क्रेडिट नोट एडजस्ट करने के बाद जो भी आपकी नेट वैल्यू थी वो आपने यहाँ पे शो की थी। तो यहाँ से तो आने का कोई चांस ही नहीं है। तो इस टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आएगी आपकी टेबल नंबर 5 की। ओके, यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। अभी आप यहाँ पे देखोगे टाइप,
B2C लोकल या फिर जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का नंबर है, डालने के बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के बाद वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद उसका डेबिट है या क्रेडिट नोट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू है वो डाल के आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। हम बैक आ जाते हैं यहाँ पे। बैक आने के बाद अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। ये टेबल बहुत ध्यान से समझिएगा। टेबल नंबर 11A1, 11A2 टैक्स लायबिलिटी एडवांसेस रिसीव्ड। ये आपको किस कंडीशन में यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करनी है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। और स्पेशली रिमेंबर कि ये जो केस है यहाँ पे आप जो इन्फॉर्मेशन फिल करोगे वो गुड्स के केस में नहीं होती है, वो सर्विसेज के केस में होती है। आपको किसी क्लाइंट ने पैसा एडवांस दिया और आपने उसको उस मंथ में इनवॉइस रेज नहीं की। फॉर एग्जांपल अगेन आई टेक एग्जांपल ऑफ 10 लाख, 10 लाख का क्लाइंट ने आपको पैसा दिया और आपने उसको उस महीने में इनवॉइस नहीं दिया। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपने भले ही इनवॉइस नहीं किया बट उस पर आपको मेरे को टैक्स देना पड़ेगा जो आपको पैसा मिला है। तो मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे टेबल पे क्लिक करने के बाद हमको बोलते हैं कि ऐड स्टेट वाइज डिटेल। तो यहाँ पे जो हमको डिटेल फर्निश करनी होती है वो स्टेट वाइज करनी होती है। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी स्टेट में आपने सप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको बोलते हैं ग्रॉस एडवांस रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी कि जो 10 लाख आपको मिला है उसमें आप यहाँ पे वो वैल्यू डालोगे जो कि विदाउट टैक्स है। अभी अगर मैं 10 लाख को बाइफरगेट करता हूँ तो मेरे 10 लाख का जो बेसिक वैल्यू होना चाहिए 847,458, आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपको इसका टोटल 10 लाख मिलेगा। यानी कि मेरे को 10 लाख पे, यानी कि मेरे को जो 10 लाख मिला है उसमें से मेरा जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 8 लाख है और इतना उस पर टैक्स बनता है जो मेरा गवर्नमेंट को देना है। आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद बैक आ जाएंगे, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जो भी अभी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव की। बट मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी, क्योंकि मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह से आप इस टेबल में आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। बट यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने अभी यहाँ पे तो टैक्स पे कर दिया, मैंने यहाँ पे क्लाइंट को इन्वॉइस नहीं रेज किया है। अभी आप आते हो नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ में आपने जो इन्वॉइस रेज किया वो आपने यहाँ पे फिल कर दिया। अगेन जो उसकी टैक्स लाइबिलिटी है वो आपको रिफ्लेक्ट होगी GSTR 3B के अंदर, राइट। तो वहाँ पे आपको फिर से टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, यानी कि आपको फिर से उस पर टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे इस टेबल को जो आपने यहाँ पे आपने इस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन डाली थी प्रीवियस मंथ में, अभी आपको नेक्स्ट मंथ में उसका एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे पास करना है। यहाँ पे आप कैसे पास करेंगे, लेट्स सी। सिमिलरली जो आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली थी, अगेन हम सेलेक्टिंग यहाँ पे बिहार, मेरी जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो थी यहाँ पे 847,458, इतनी थी। जैसे मैं यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन को फिल करता हूँ, इससे क्या होगा कि जो मेरी GSTR 3B के अंदर जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो इतने से यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो लास्ट महीने में जो मैंने टैक्स पे किया था, इस महीने में मैं उसको रिवर्स कर रहा हूँ एक एडजस्टमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे हमने उसको रिवर्स कर लिया नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो नेक्स्ट मंथ में आपको दोनों पे टैक्स नहीं पे करना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आती है हमारी टेबल नंबर 12, HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। जो भी आपने सप्लाईज किया है उसका आपको HSN वाइज यहाँ पे समरी शो करनी होती है। तो मैं यहाँ पे क्लाइंट का जो सर्विस प्रोवाइड किया है उसका HSN कोड डाल देता हूँ। बेसिकली वो HSN कोड नहीं होता, SSC कोड होता है। और उसका डिफरेंस अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर मैं SSC कोड डालता हूँ तो क्या डिफरेंस होगा और HSN कोड डालता हूँ तो क्या डिफरेंस होगा। HSN कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा NA, यानी कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालने का ऑप्शन होता है। अगर गुड्स का केस होता है तो हमारा जो केस है वो गुड्स का नहीं है, वो सर्विस का है, इसलिए आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप यहाँ पे डाल दोगे टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जो भी आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है। उसके बाद जो आपका टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो कितना है,
उसके ऊपर आपको जो यहाँ पे आपको मैनुअली सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है कि आपका कितना टैक्स लगा है। मेरे केस में जो इंटीग्रेटेड टैक्स नहीं है, अगर आईजीएसटी सप्लाई है तो इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा, और इस इंट्रास्टेट सप्लाई है तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो मेरा यहाँ पे 23,217.66 मेरा सीजीएसटी है, 23,217.66 मेरा एसजीएसटी है। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव हो गई है। बस इसमें इस टेबल में हमारा इतना ही काम था। नेक्स्ट है टेबल नंबर 13, डॉक्यूमेंट इशूड। अभी डॉक्यूमेंट इशूड में हमको बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये हमारे लिए मैंडेटरी है या नहीं है। अभी तक ऐसा लॉ में कुछ क्लैरिफाइड नहीं है कि ये मैंडेटरी है या नहीं है, बट अगर कोई फॉर्म दिया हुआ है गवर्नमेंट ने तो बेसिकली हमको उसको फुलफिल करना चाहिए। अगर आप कोई इन्वॉइस इशू करते हो तो उस पे आपका इन्वॉइस नंबर होता है, कोई डेबिट नोट करते हो उस पे आपका डेबिट नोट नंबर होता है। बेसिकली आप जो भी डॉक्यूमेंट इशू करते हो तो उस पे एक नंबर होता है, वही नंबर आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। अभी देखते हैं कि उसमें कैसे हम उसको रिपोर्ट करें। उस पर क्लिक करके अंदर जाते हैं। आप यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे जो भी आपका क्लाइंट का इन्वॉइस नंबर वो डाल देंगे। इन्वॉइस नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपने उस महीने के अंदर कौन से इन्वॉइस नंबर से लेके कौन से इन्वॉइस नंबर तक इन्वॉइस रेज किया है। 47 से मैंने 47 तक ही रेज किया है। तो टोटल नंबर ऑफ इन्वॉइसेस कितने हो गए यहाँ पे 1। अगर आपका कोई इन्वॉइस कैंसिल हुआ है, मान लो यहाँ पे अगर मैंने 47 से मैंने 48 कर दिया, मेरा यहाँ पे 2 इन्वॉइस टोटल इशू हुए महीने के अंदर और यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे देखोगे नेट इशूड इन्वॉइस इज 1, बट यहाँ पे हमारा एक ही इन्वॉइस है और हमारा कैंसिल 0 है। मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगर मेरा यहाँ पे कोई दूसरा सीरीज है, मान लेते हैं हम यहाँ पे ए बी, यहाँ पे 2024 2025 001 इस तरह का मेरा कोई सीरीज है, और मैं यहाँ पे 001 से लेके 010 तक आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे 10 इन्वॉइस रेज हुए, 10 में से मैंने 5 कैंसिल कर दिए इन्वॉइस, तो 5 आपको यहाँ पे दिखेगा नेट इशूड। आपने कितने इन्वॉइस किए, नेट 5 इन्वॉइस आपने इशू किए, जो कि आप टेबल नंबर 4 में भी रिपोर्ट किए होंगे, या फिर बाकी जो टेबल एप्लीकेबल हैं उसमें आपने रिपोर्ट किए होंगे। यहाँ पे ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस वाली टेबल को। ओके, दिस इज़ परफेक्ट। आप अपनी यहाँ पे रेस्पेक्टिव डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अभी मैं बैक कर देता हूँ इसको, तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि हमने यहाँ पे डिटेल डाल दी है। नेक्स्ट आता है हमारा टेबल नंबर 14 एंड 15। बेसिकली जो हमारी टेबल नंबर 14 है वो एप्लीकेबल रहती है जो ई कॉमर्स सेलर्स होते हैं। अब ये दोनों जो टेबल है हमारी ई कॉमर्स पर्सनस के लिए है। ये टेबल उनके लिए एप्लीकेबल है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाके सप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। आप वहाँ पे जाके अगर कुछ प्रोडक्ट्स अपना सेल करते हैं तो आपको उस कंडीशन में यहाँ पे इस टेबल में डिटेल फिल करने की ज़रूरत होती है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हमको क्वेश्चन करते हैं कि जो हमारी सेल्स की डिटेल थी वो यहाँ पे हमने डाल दी, यहाँ पे डाल दी, या जो भी जहाँ पे भी एप्लीकेबल हेड है वहाँ पे हमने उसको रिपोर्ट कर दिया, तो क्या फिर से हमको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी? तो आंसर इज यस। और ये चीज़ें आपको तब पता होती हैं जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं। बेसिकली जो ये टेबल है कैलकुलेशन में कहीं पे यूज़ नहीं होती, जस्ट इसमें आपको डेटा रिपोर्ट करना होता है। तो अभी हम इसके अंदर देखते हैं हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन हमको इसमें अपलोड करनी है। अभी यहाँ पे हमको 2 टैब दी हुई है। यहाँ पे लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 TCS। यहाँ पे बेसिकली हमारी वो डिटेल जाएंगी जो आपने सेल्स किया है फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन या फिर मीशो वगैरह पे, जो भी आपने सेल्स यहाँ पे किया है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। दूसरा आता है लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। यहाँ पे आपको कौन सी डिटेल शो करनी होती है, जैसे कि ओला है, उबर है और ओयो है, या फिर जोमेटो है, स्विगी है। उस तरह के प्लेटफॉर्म पे जो आपने सप्लाई की है, जो भी नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के, वो आपको यहाँ पे फर्निश करनी होती है। अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे को किस तरह से डिटेल फर्निश करनी है, यहाँ पे आप एड रिकॉर्ड्स पे जाएंगे, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी नंबर वो आपको यहाँ पे डालना है।
जो भी आपने महीने के अंदर सप्लाई किया उसका नेट वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है। वो सप्लाई इंटरस्टेट थी या इंट्रास्टेट थी, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टैक्स आपका फिल करके रजिस्टर कर देना। एक्चुअली ये खुद में एक बड़ा सेशन हो सकता है। आप चाहते हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं सेपरेटली, जहाँ पे हम डिटेल में उसको अंडरस्टैंड करें कि कैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म काम करता है, उसके हम रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आप अपनी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेबल नंबर 15। ये उनको एप्लीकेबल होता है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि आप खुद को रजिस्टर करते हो अमेजोन पे, ओके, जो कि आपने यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट की है टेबल नंबर 14 के अंदर। और ये किसको टेबल फिल करनी है? ये करनी है अमेजोन को, ये आपको नहीं करनी है, अमेजोन को करनी है। इस टेबल पे हम क्लिक करते हैं। इस टेबल पे आने के बाद यहाँ पे आपको 4 टैब दिखती हैं: रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। तो बेसिकली हमारा पहला हो गया B2B, सेकंड हो गया B2C एंड ये इसका रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे 4 कंडीशन में आपको रिपोर्ट करना होता है। बेसिकली आपको नहीं, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उनको ये वाली टेबल फिल करनी होती है। अगर हम यहाँ पे जाएं ऐड रिकॉर्ड्स पे, उस पे जाने के बाद आपका जो भी जीएसटी नंबर वो डाल देंगे, आपका रिसिपिएंट का जो जीएसटी नंबर वो डाल देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है वो डाल देंगे, उस डॉक्यूमेंट की क्या डेट थी वो यहाँ पे आप डालेंगे, और उसकी क्या वैल्यू है, यहाँ पे हम नेट वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जो भी आपने स्टेट में सप्लाई किया है, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डेट डाल देंगे। डॉक्यूमेंट डेट डालने के बाद आपकी जो भी वैल्यू है उसकी वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे टोटल वैल्यू आएगी। उसके बाद जिस स्टेट में भी आपने सप्लाई किया वो आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे और आप इसको सेव कर देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट फर्निश करना है। ओके, तो आई थिंक हमने सारा डिटेल में समझ लिया है कि कौन सी टेबल का कहाँ पे क्या यूज़ होता है। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अभी नेक्स्ट जो सेक्शन आता है हमारा वो आता है अमेंडमेंट्स का। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, अभी हमें उसको रेक्टिफाई करना है, तो आप यहाँ पे उसको रिपोर्ट करोगे। जैसे मान लेते हैं मैंने कोई B2B इनवॉइस था, वो मेरे को यहाँ पे रेक्टिफाई करना है। बेसिकली ये होगा आपका प्रीवियस मंथ का। पहले आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, उसका इनवॉइस नंबर डाल देना, जो भी आपका इनवॉइस नंबर था। अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, एंटर द डॉक्यूमेंट नंबर इन अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे आप अपना कोई भी एक इनवॉइस नंबर आप डाल दोगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 46 डालने के बाद मैं यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपने कौन से कस्टमर को आपने यहाँ पे सप्लाई किया था। जैसे आप यहाँ पे जीएसटी करेक्ट करोगे तो आपको उस क्लाइंट का जो भी नाम होगा वो आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इनवॉइस का नंबर रिवाइज करना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इनवॉइस की डेट रिवाइज करनी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आपका उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा रिवाइड और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। या तो आपने पहले कोई रिवाइड इनवॉइस की थी तो उसका इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिखेगा आपको, या फिर जो ओरिजिनल इनवॉइस है वो नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा अगर आपने रिवाइज नहीं की है तो। उसके बाद उसकी डेट यहाँ पे आपको दिखेगी। यहाँ पे ऑप्शन है जो आपको रिवाइज करना है। इसके अंदर आपको इनवॉइस नंबर रिवाइज कर सकते हो, इनवॉइस डेट रिवाइज कर सकते हो, इनवॉइस की वैल्यू रिवाइज कर सकते हो, उसका स्टेट रिवाइज कर सकते हो आप। उसके बाद आप उसकी वैल्यू रिवाइज कर सकते हो और यहाँ पे उसको सेव करके कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ें अमेंड कर सकते हो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। GSTR1 को फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अभी हम चलते हैं जनरेट समरी पे। अभी हम क्या करते हैं, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दी जो भी मेरे लिए एप्लीकेबल थी, और मैंने यहाँ पे खाली वही इन्फॉर्मेशन रखी है जो मेरे क्लाइंट के केस में एप्लीकेबल है। जो एप्लीकेबल नहीं है मैंने उसको आपको दिखाने के लिए यहाँ पे शो किया और उसको इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया। मैं यहाँ पे जनरेट समरी पे क्लिक करता हूँ। जनरेट समरी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे। रिफ्रेश बटन पे क्लिक करने के बाद आप फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पे आएगा प्रोसीड टू फाइल समरी। यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल करने के बाद आपका यहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं होता है, आपको समरी दिखाता है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है या किस तरह से कैलकुलेशन हुई है, उसकी एक समरी यहाँ पे आपको दिख जाती है। आप चाहो तो इसको यहाँ से PDF में भी डाउनलोड कर सकते हो, बट अभी हम पहले एक बार इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी जो यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है कि वो सही है कि नहीं है।
अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा करके, पहले एक बारी वैल्यूज़ वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी इनवॉइस की, वो थी 2,57,094, और उसके ऊपर हमारा इतना टैक्स लगा, यानी कि हमारा रिपोर्ट यहाँ पे सही है। और उसके अलावा आई थिंक हमने कुछ भी नहीं यहाँ पे फर्निश किया है। उसके बाद हमने किया था HSN वाइज समरी। अगर उसके बाद डॉक्यूमेंट वाला किधर है, टेबल नंबर, यस, आप यहाँ पे टेबल नंबर 13 में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डॉक्यूमेंट इशूड 1। हमने यहाँ पे एक इनवॉइस इशू किया है इस मंथ के अंदर। अगर कुछ कैंसिल होता तो वो आपको यहाँ पे दिख जाता। अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला था इस रिटर्न के अंदर, हम देखते हैं अभी जो हमने रिवर्स चार्ज देखा था ना, उसका इम्प्लीकेशन कैसे होता है। अभी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एंड में कि मेरे को जो टैक्स पे करना है 23,217। अभी मैं आता हूँ वापस। वापस आने के बाद मैं फिर से इस टेबल के अंदर जाके और इस इनवॉइस को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद सॉरी, मेरे को यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना था एक्चुअली। मैं यहाँ पे अभी सप्लाई अटैक रिवर्स चार्ज पे क्लिक करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ पे आएगा। हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। फिर से मैं जनरेट समरी पे क्लिक करता हूँ। रिफ्रेश पे क्लिक किया, फिर से मैं प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक किया। अभी आप यहाँ पे देखोगे पहले पहली लाइन में आ रहा था, अभी आपको वहाँ से हट के नीचे दिखा रहा है, जो कि हमारा रिवर्स चार्ज के अंदर फॉल हो रहा है। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे, आप यहाँ पे देखोगे कि आपको कोई भी टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे करने के लिए नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से ये GST का सिस्टम काम करता है। अभी मैं फिर से जाता हूँ, उसको करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमने जस्ट आपको दिखाने के लिए चेंज किया था। अभी मैं यहाँ से इसको अनचेक कर देता हूँ और फिर से इसको सेव कर देता हूँ। जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे, फिर से रिफ्रेश करेंगे, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे, और फिर से मेरा ये फर्स्ट लाइन में आ गया टेबल नंबर 4 के अंदर, 4B के अंदर नहीं दिखा है। अभी मेरा यहाँ से फिर से दिख रहा है कि मेरे को कितना टैक्स पेबल है। फाइल टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोलेगा कि कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पे जो भी आपका ऑथराइज साइनेट है उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं इसको वेरीफाई करने के। आपको DSC से इसको वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आधार कार्ड OTP से वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं इसको आधार कार्ड OTP से सेलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पे OTP डाल के इसको वेरीफाई कर दीजिएगा, तो आपका रिटर्न यहाँ पे फाइल हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि आपका रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। अभी आपको रिटर्न देखना है, आप यहाँ पे जाएंगे फिर से डैशबोर्ड के अंदर, डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप जिस मंथ का भी आपको देखना है रिटर्न, वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वो मंथ सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके अंदर जाएंगे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका स्टेटस चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे हमको दिखा था ड्यू डेट, और अभी यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है फाइल्ड। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ड्यू डेट, पहले इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा था, अगर आपको याद है 11। मैं यहाँ पे व्यू पे जाता हूँ, व्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ पे व्यू समरी पे क्लिक करता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमको फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुका है। मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा।
अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।